पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा। लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। तो एक बिका हुआ पत्रकार टीवी पे आकर के कह रहा था कि देखिए रुपया कमजोर हो गया है, इसका क्या क्या फायदा है। इसका फायदा यह है कि भारत के बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो डॉलर में पैसा कमाते हैं, तो वो वहां अगर $1 कमाएंगे तो उनको 100 रुपया हो गए। हम बोले प्रचंड मूर्ख है कि भारत से बाहर भारत के कितने लोग रहते हैं, भारत के भीतर भारत के लोग ज्यादा रहते हैं ना। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर रुपए की कीमत कम होगी तो हम जो बाहर से सामान मंगाते हैं वो सामान महंगा हो जाएगा, और सामान जब महंगा होगा तो महंगाई से लोगों की जान निकल जाएगी। और महंगाई का हालत ये है, महंगाई है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को महंगाई दिख रही है, महंगाई सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल पंप पे अगर आप भाजपा का बिल्ला लगा करके जाइएगा तो पेट्रोल आपको 50 रुपये लीटर मिलेगा, ऐसा है क्या? हिंदू को भी 100 रुपया, मुसलमान को भी, दलित को भी, ब्राह्मण को भी, महिला पुरुष सबको, कोई छूट नहीं। तो जब महंगाई हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहा है तो प्रभु आप लोग का है हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। देश जब महंगाई से मर रही है, तबाह हो रही है, तब आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? देश जब बेकारी से जूझ रही है, देश में सबसे ज्यादा बेकारी है, तब आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? इस बात को समझिए कि ये अंग्रेजों के पक्के सिद्ध हैं। जैसे होता है ना गुरु जी का पक्का चेला, कि अंग्रेज से ये एकदम पक्का नुस्खा सीखे हैं। एकदम हकीम साहब का पुड़िया नहीं होता है चूरन, वो एकदम चूरन खाए हैं बराबर। कि अंग्रेज जैसे देश को डिवाइड एंड रूल करते थे, हिंदू मुसलमान बोल करके लड़ाते थे, और हम 35 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज करते थे। कपास हमारा, यहां से ले जाते थे, वहां कपड़ा बनाते थे, वापस ला करके हम ही को बेचते थे, और जो मुनाफा होता था उससे कोठियां बना करके यहां रहते थे और हमारे ऊपर कोड़े बरसाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? यही अब हो रहा है हमारे साथ। बीएसएनएल याद है? धीरे धीरे इतिहास होने वाला है। बीएसएनएल को क्या कहा जाता था? भाई साहब नहीं लगेगा। जियो धन धना करके मजा आ रहा है ना। पहला बार जब जियो आया तो फ्री था, तो लोग ही प्रचार कर रहे थे, पूछते थे कि कौन सा सिम यूज करते हो, तो कह दिए एयरटेल या बीएसएनएल। कहता था भारी बेवकूफ आदमी हो, जियो क्यों नहीं ले लेते हो, फ्री में मिल रहा है। हम कहते थे रे भाई, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि फ्री का सामान बहुत खतरनाक होता है। फ्री में जियो मिल रहा है क्या सिपाही जी? फ्री में जियो मिल रहा है अब, पहले मिला था ना। क्यों मिला था? इसीलिए मिला था कि जब बीएसएनएल नहीं रहेगा ना तो अभी 700 रुपया दे रहे हैं, कल को 7,000 रुपया भी अगर मांगेगा ना अंबानी तो आपको देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। सरकारी संस्थान इसलिए होते हैं कि निजी संस्थान उसके मुकाबले बेतहाशा मूल्य वृद्धि ना कर सकें। सरकारी संस्थान इसलिए होते हैं कि जो निजी संस्थान से खरीद सकता है वो निजी संस्थान में खरीदेगा, और जो इस देश का आम गरीब लोग है वो सरकारी संस्थान में अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। याद रखिएगा, जिस दिन रेलवे बिक गई ना, जैसे कोरोना के लॉकडाउन के दौरान लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल करके घर पहुंचे थे, वैसे ही ये आदमी, ये झूठा आदमी जो बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में पहुंचाएंगे, असल बात यह है कि हवाई जहाज में चलने वाले को भी ये हवाई चप्पल में ला करके छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। ये इस देश के संपत्ति को अपने दोस्तों के ऊपर लुटा करके छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। आज बीएसएनएल नहीं है, बीएसएनएल जो सबको लाइसेंस देता था आज उसी के पास लाइसेंस नहीं है। सरकारी संस्थानों को तबाह इसलिए किया गया है ताकि उसकी संपत्ति
सरकार की संपत्ति अपने दोस्तों के ऊपर लुटाई जा सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये लड़ाई दल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचार की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं कि सरकारी संपत्तियों की लूट और सरकारी दोस्तों को छूट मिल रही है, और एक तरफ हम लोग वो हैं जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। यह देश हमारा है, इस देश को हमको बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। अग्निवीर का जब आंदोलन बिहार में हो रहा था, मैं बिहार गया तो मैं नौजवानों से पूछ रहा था, क्या दोस्त, क्या हाल चाल? बोला भैया गलती हो गया। क्या गलती हो गया? बोला आपको हम जब कहते थे ना तो हमको बुरा लगता था। बोले क्या बुरा लगता था? हमको लगता था कि आप देश को बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ करके, लेकिन आप जो सवाल पूछते थे ना वो सब सवाल सही था। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? फिर मैंने उन नौजवानों को पूछा कि तुमको अब क्या लगता है? बोला ठग लिया, ये तो भारी ठग लिया भैया। हम लोग दिन भर व्हाट्सएप पे इसका प्रचार करते थे, फोटो लगाते थे, जो जो किया कहा सो किए, थाली बजाए ताली बजाए, सब कुछ किए इस आदमी को, लेकिन आज ये आदमी हमारे पेट पे लात मार दिया है। हम बोले पेट पे लात कैसे मार दिया है? बोला बताइए भैया ये कोई बात होती है कि प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और हमको नौकरी मिलेगी 4 साल के लिए? हम बोले समझ में आ रहा है सिपाही जी, देख लीजिए आपकी भी बारी आएगी, आप भी 4 साल के लिए नौकरी लीजिएगा। नौजवान सब जब रोड पे निकलता है ना अपने रोजगार मांगने के लिए, अपने महंगाई के खिलाफ, देश में हक और अधिकार के लिए, तो उसको डंडा मत मारिए, क्योंकि उसको डंडा मारिएगा ना, अगर वो लड़ने का हिम्मत छोड़ देगा ना तो आपका पेंशन कल को बंद हो जाएगा, तो आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। और ये किसी को नहीं छोड़ने वाला है। जैसे अग्निपथ स्कीम फौज में लाई गई है वैसे ही अब बैंक में लाया जा रहा है। क्या बैंक की नौकरी नहीं होगी परमानेंट, 4 साल की नौकरी होगी। 4 साल का मास्टर बनेगा, 4 साल का सिपाही बनेगा, 4 साल का सेना में नौकरी होगा। ये बेईमानी को समझिए, ये इस देश को सेल पे लगा दिए हैं। इसीलिए आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। एक तरफ हमको अपनी जिंदगी की जो रोज की जद्दोजहद है उससे भी जूझना है। विद्यार्थी को पढ़ना है, किसान को खेती करनी है, मजदूर को मजदूरी करनी है, पत्रकार को पत्रकारिता करना है, बिजनेस करने वाले लोगों को दुकान चलाना है, महिलाओं को घर भी संभालना है, नौकरी भी करनी है। एक तरफ हमारी जिंदगी की अपनी जद्दोजहद है, दूसरी तरफ हमारा देश है, और उस देश की जो हालत है उस हालत से भी हमको देश को निकालना है। इस दोहरी लड़ाई को, इस दोहरी चुनौती को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये दोहरी चुनौती हम इसलिए स्वीकार करें कि हमारे लिए कोई लड़ा था,